स्टूडेंट कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी बच्चों का पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। बच्चों, आप सभी बच्चों को ये भी मालूम होगा कि बायोलॉजी का बच्चों 5 चैप्टर वन शॉट के रूप में कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों 4 तक बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव विविया वो भी कर चुके थे, ऑब्जेक्टिव विविया वो भी कर चुके थे। अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो 5वां चैप्टर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव विविया क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। यानी जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको एक टारगेट दिया गया बच्चों। जो टारगेट था 450 प्लस अचीव करना हो बच्चों, तो उसके लिए बच्चों मौर्या पाठशाला पर जितने भी टीम है वो लगे हुए हैं आप लोगों के प्रति, आप लोगों को वो लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि उस लक्ष्य को अचीव कर सके बच्चों। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चे हम लोगों के साथ मिलकर 450 का जो टारगेट दिया गया उसको हम लोग अचीव करेंगे। आइए बच्चों, हम लोग बिना किसी देरी का क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास जो होगा बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर हम लोग बात करने वाले हैं, नियंत्रण एवं समन्वय पर बात करने वाले हैं। और उसका बच्चों वही क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं बच्चों। आप सभी बच्चों को ये बात मालूम होगी, आपके सामने बच्चों ये थंबनेल लगा हुआ है। क्या नियंत्रण एवं समन्वय की बात करेंगे। और याद रखना, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की भी बात करेंगे और पेपर में यही आएगा बच्चों, याद रखिएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे। आज का पहला जो क्वेश्चन होगा, जो कि क्वेश्चन पूछा गया बच्चों एग्जाम में, उसी से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन बच्चों। और ये क्वेश्चन क्या है सभी बच्चे पढ़ेंगे और इसका सभी बच्चे आंसर भी बताएंगे। और सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ताकि सभी क्वेश्चन आप नोट भी करते चलेंगे, ताकि आपको जो याद भी रहे। याद रखिएगा, जितना आप लिखेंगे बच्चों उतना आपको याद होगा, लिखने से ज्यादा याद होता है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। तो हम लोग बात करें शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करना और उचित तालमेल स्थापित करना नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। हम लोग कह सकते हैं बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग है बच्चों, सभी अंग एक कार्य करेगा बच्चों, और सभी को कंट्रोल करना ही बच्चों, याद रखिएगा, क्या कहलाती है। हम लोग कह सकते हैं नियंत्रण एवं समन्वय के रूप में जानते हैं। ये बात हम लोग वन शॉट में भी बच्चों पढ़े हुए थे। और ये क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात करें बच्चों, दूसरा है न्यूरॉन क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखे। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया न्यूरॉन क्या है और इसका कार्य लिखे बच्चों। आप सभी बच्चों को मालूम होगा न्यूरॉन क्या करता, संदेशों को ले जाने का कार्य करता है बच्चों। एक माध्यम है बच्चों, और ये संदेशों को पूरे बॉडी से बच्चों, याद रखिएगा, ब्रेन तक ले जाने का कार्य करती है। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो शरीर में संदेशों को, याद रखना, संदेशों का क्या करेगा, संचारण करता है। तो न्यूरॉन का काम है बच्चों, हमारे शरीर से बच्चों सूचना को कहां ले जाने का काम करेगा, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा। तो याद रखिएगा, ये सभी संदेश को ले जाने का कार्य करती है। मगर इसका भाग की बात करें बच्चों, इनका हमें 3 भागों पर बात करना है बच्चों। तीनों भागों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक भाग जो सेल बॉडी है, इसका काम है बच्चों संदेश ग्रहण करना और विश्लेषण करने का काम करेगा बच्चों। डेंड्राइट्स की बात करें बच्चों, डेंड्राइट्स की बात करें तो संदेशों को ले जाने का काम करेगा। और तीसरा बच्चों एक्सॉन, संदेश को आगे पहुंचाने का कार्य करता है बच्चों। यानी न्यूरॉन का जितने भी भाग है, सभी भागों का अपना अपना एक कार्य है बच्चों। पहला जो कार्य है जो संदेश ग्रहण करेगा और विश्लेषण करेगा, दूसरा भाग संदेश को सेल बॉडी तक पहुंचाएगा, और तीसरा संदेश को आगे पहुंचाने का कार्य करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को भी आप सभी बच्चे समझेंगे। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो ये रहा बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य भाग है बच्चों। कितने मुख्य भाग है, तो कहेंगे तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य भाग है बच्चों। कौन कौन से भाग होते हैं, इस पर हम लोग क्या करेंगे, आज एक एक करके बात करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। ये हम लोग बात करते हैं, ये बात आप सभी बच्चे समझेंगे कि इनके अंतर्गत बच्चों हम लोग बात करेंगे, 3 भाग होता है इसका। कितना भाग होता है, 3 भाग। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे ब्रेन पर। किस पर बात करेंगे बच्चों, ब्रेन यानी कहेंगे मस्तिष्क। दूसरा कहेंगे बच्चों
पहला हम लोग बात करेंगे मस्तिष्क पर, दूसरा बात करेंगे मेरुदंड पर और तीसरा बात करेंगे तंत्रिकाएं पर बच्चों। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग। पहला याद रखिएगा बच्चों, ब्रेन की बात करिएगा, स्पाइनल कोड की बात करिएगा, तीसरा बच्चों नर्व्स की बात करिएगा। तो हम लोग जानेंगे बच्चों मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिका है बच्चों। याद रखना, ये तीनों पॉइंट आप सभी बच्चे याद रखेंगे। किनके भाग है, तो कहेंगे तंत्रिका तंत्र के भाग है बच्चों। ये बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों, हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिनेप्स किसे कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि सिनेप्स किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि न्यूरॉन के बीच में एक स्थल पाई जाती है, वो सूक्ष्म स्थल होता है, एक छोटा सा स्थल होता है बच्चों। और जिस स्थल पर याद रखिएगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का, यानी कौन चीज को पहुंचाएगा, संदेश को पहुंचाने का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 न्यूरॉन के बीच पाया जाने वाला वह सूक्ष्म संपर्क स्थल बच्चों। याद रखना, जहां एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश रासायनिक माध्यम से पहुंचाया जाता है, सिनेप्स कहलाता है बच्चों। तो हम लोग कहेंगे बच्चों किसके माध्यम से पहुंचाएगा, रासायनिक माध्यम से पहुंचाता है बच्चों, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, सिनेप्स कहते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि सिनेप्स किसे कहते हैं, सिनेप्स किसे कहा जाता, तो ये बात आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों कि 2 न्यूरॉन के बीच पाया जाने वाला वह सूक्ष्म संपर्क स्थल जहां एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश रासायनिक माध्यम से पहुंचाता है, सिनेप्स कहलाता है बच्चों। हमें उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। उनके बाद बच्चों हम बात करूं रिफ्लेक्स क्रिया क्या है बच्चों। आपसे पूछा जाएगा रिफ्लेक्स क्रिया क्या है, इनके बारे में हमें जानना है बच्चों। इस पर भी हम लोग वन शॉट में बात किए थे कि रिफ्लेक्स क्रिया क्या होती है, इन पर हम लोगों को चर्चा करना है बच्चों। तो आइए हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्स क्रिया वह तेज या स्वतः होने वाली अनैच्छिक क्रिया है बच्चों। यानी तेज या स्वतः होने वाली क्या है बच्चों, अनैच्छिक क्रिया है, जो किसी उत्तेजना के प्रति बिना मस्तिष्क की सोच यानी सोच विचार वाली प्रक्रिया के तुरंत होती है। यानी बच्चों सोच विचार वाली प्रक्रिया के तुरंत होने वाली जो क्रिया होती है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, रिफ्लेक्स क्रिया कहा जाता है बच्चों। और कह सकते हैं बच्चों क्या यह क्रिया याद रखना स्पाइनल कोड द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे बॉडी के बच्चों जो स्पाइनल कोड है उसके द्वारा ये रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं उदाहरण के रूप में, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ तुरंत पीछे खींच लेना। जब हम लोग बच्चों गर्म वस्तु को छूते हैं तो देखिएगा जैसे छूते हैं तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, पीछे खींचने का काम करते हैं, क्योंकि बच्चों वो हमें वहां क्या होता है, हीटिंग प्रोसेस महसूस होता है, वो हीट रहता है, जिसके कारण हम लोग पीछे खींचते हैं। तो याद रखना उसी को हम लोग रिफ्लेक्स क्रिया के रूप में जानते हैं। दूसरा, आंख में धूल जाने पर प्लक याद रखिएगा झपकाना बच्चों। याद रखना ये भी एक हिस्सा है किसका बच्चों, रिफ्लेक्स क्रिया का। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों पहला, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ तुरंत पीछे की ओर खींच लेना बच्चों, और आंख में धूल जाने पर बच्चों प्लक झपकाना बच्चों। ये याद रखिएगा किसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जाने बच्चों, रिफ्लेक्स की क्रिया क्या है बच्चों, इसके बारे में हम लोग जाने बच्चों। ये भी बात आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि यहां होगा बच्चों सेरिबेलम होगा बच्चों। चलिए सेरिबेलम की बात करें बच्चों, का कार्य क्या है बच्चों। आपसे पूछेगा सेरिबेलम का कार्य क्या है बच्चों। आइए हम लोग जानेंगे बच्चों, सेरिबेलम की बात करें का मुख्य कार्य है शरीर की संतुलन एवं मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय बनाए रखना। यानी आपसे पूछा जाएगा इसका कार्य क्या है बच्चों, तो इसका कार्य है बच्चों याद रखिएगा शरीर की संतुलन, जो शरीर की संतुलन बनाए रखना और मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय बनाए रखना, ये किसका कार्य है बच्चों, याद रखिएगा सेरिबेलम का कार्य है बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में बच्चों इसका कार्य क्या है, तो आप कह सकते हैं कि शरीर की संतुलन बनाए रखना और मांसपेशियों की गतिविधियों को समन्वय बनाकर रखने का काम इसी का है बच्चों। तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को 2 याद रखिएगा लाइन में आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं बच्चों। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं कि मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाएगा, प्यूटेटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाएगा, आइए हम लोग जानते बच्चों। तो ये बात आप सभी बच्चों को पता है बच्चों कि प्यूटेटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की अधिकांश, याद रखना शरीर की अधिकांश अंतःस्रावी
ग्रंथियों के स्रावन को नियंत्रित करती है और उनके कार्यों को नियमित बनाती है। तो इसलिए हम इनको कौन सी ग्रंथि के रूप में जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि अधिकांश अंतःस्रावी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनके याद रखिएगा उसको नियंत्रित करने का कार्य करेगा और उनके कार्यों को भी नियमित रूप से बनाने का कार्य करेगा। उसी को बच्चों हम लोग मास्टर ग्रंथि क्यों कहा गया? तो अब आपको पता चल गया कि इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, नियंत्रित करती है और उनके कार्यों को नियमित रूप से बनाए रखती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। बच्चों उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं, इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है, इसका कार्य बताएं। यानी पूछेगा बच्चों इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है, इसका कार्य। आप सभी बच्चों को मालूम होगा, इंसुलिन की बात करें बच्चों तो याद रखिएगा मधुमेह रोग के बारे में आप लोग जानते होंगे बच्चों। और याद रखिएगा अब इंसुलिन का जो बच्चों याद रखिएगा जो दवा की हम लोग बात करते हैं बच्चों, पहले के समय में क्या होता था बच्चों, अग्नाशय कह सकते हैं, गाय और बच्चों सुअर के अग्नाशय से बच्चों ये प्राप्त किया जाता था, क्योंकि वो याद रखिएगा थोड़ा सा कॉस्टली माना जाता था और थोड़ा सा एलर्जी वगैरह ज्यादा ये फैलने का चांस ज्यादा बढ़ जाता था, जिसके कारण बच्चों उनको बंद कर दिया गया। अब क्या किया गया बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्राप्त किया जाता है, यानी बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए से इंसुलिन बनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। वही बात आपसे पूछा जाएगा इसका कार्य क्या है, ये कार्य भी पूछा गया बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं इंसुलिन हार्मोन का निर्माण याद रखिएगा अग्नाशय की लेंगरहेंस की बीटी का यानी बीटा कोशिका से करता है बच्चों। याद रखिएगा लेंगरहेंस की बीटा कोशिका या कोशिकाएं से करती है। तो याद रखिएगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है, इस बात का पता चल गया कि लेंगरहेंस की बीटा कोशिका बनाती है। मगर आपसे पूछा जा रहा है बच्चों इंसुलिन का कार्य क्या कार्य करता है, तो सबसे पहला काम है बच्चों रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करना। दूसरा काम है बच्चों ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश कराने में सहायता करना। और तीसरा काम है बच्चों अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में याद रखिएगा लीवर में संग्रहित करने का कार्य कौन करेगा बच्चों, इंसुलिन का कार्य है बच्चों। तो इंसुलिन कौन बनाता है, ये बात पता चल गया कि अग्नाशय की लेंगरहेंस की बीटा कोशिका करती है बच्चों। दूसरा इसका कार्य कि रक्त में ग्लूकोज का रक्त में बच्चों ग्लूकोज का रक्त का यानी रक्त कम करना बच्चों, ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश कराने में बच्चों सहायता करना। और तीसरा अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बच्चों लीवर में संग्रहित करने का काम करेगा बच्चों। उम्मीद है कि यह भी बात आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। यानी जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं बच्चों वो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको समय समय पर बच्चों नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों के बीच में भी इस लेक्चर को शेयर कर देंगे ताकि वो भी बच्चे जुड़ सके। अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। हम लोग तो अभी तक बच्चों जाने कि मानव के अंदर नियंत्रण और समन्वय की बात की कि मानव के शरीर के अंदर बच्चों जितने भी अंग है वो सभी अंग क्या करेगा, मिलकर कार्य करेगा। और मिलकर कार्य करेगा तो उसको नियंत्रित करने की जो क्रिया होती है बच्चों उसी को हम लोग क्या कहे बच्चों, नियंत्रण एवं समन्वय के रूप में जाने। उसी के तरह बच्चों प्लांट के अंदर बात करें पादपों में नियंत्रण और समन्वय की बात किया जाए, आइए हम इनको जानते हैं बच्चों। क्या है पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय, मुख्यतः पादप हार्मोनों द्वारा यानी पादप हार्मोनों द्वारा होता, क्योंकि पौधों में तांत्रिका तंत्र नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, पौधों के अंदर तांत्रिका तंत्र नहीं होती है। ये हार्मोन पौधों की वृद्धि की बात करेगा, गति और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है बच्चों। जब इनके अंदर तांत्रिका तंत्र नहीं होती है तो ये हार्मोन क्या करेगा, पौधों की वृद्धि की बात किया जाएगा, गति की बात करेंगे और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करेगा बच्चों। और यही हार्मोन के कारण बच्चों पौधों के अंदर वृद्धि विकास की बात हम लोग करते हैं। उनके बाद आपसे पूछा जाएगा ये दो प्रकार से बच्चों इनके अंदर पादपों में नियंत्रण दो प्रकार मुख्य दो तरीके से होते हैं। पहला तरीका है रासायनिक नियंत्रण, दूसरा है बच्चों गतियां। आपसे पूछा जाएगा कितना नियंत्रण करेगा बच्चों, दो तरीका से। पहला है बच्चों रासायनिक नियंत्रण और दूसरा है गतियां के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दो तरीका से बच्चों हम लोग नियंत्रण की बात करते हैं। पहला नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण क्या होती है आइए समझते हैं। यानी कह सकते हैं बच्चों कि पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन या ABA एथिलीन पौधे के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है। ये जितने भी बच्चों हार्मोन है ये सभी क्या करते हैं, पौधे के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने का काम करेगा। दूसरा बच्चों गतियां की बात करें
तो पौधे बाहरी उत्तेजनाओं यानी प्रकाश, गुरुत्व यानी गुरुत्व की बात करें, जल या स्पर्श के अनुसार मुड़ते या प्रतिक्रिया करते हैं बच्चों, या प्रतिक्रिया देने का कार्य करते हैं। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? गतियां के अकॉर्डिंग। तो आप सभी बच्चे कह सकते हैं कि प्रकाश के अकॉर्डिंग बच्चों, याद रखना। दूसरा गुरुत्व के अकॉर्डिंग बच्चों, जल के अकॉर्डिंग, स्पर्श के अकॉर्डिंग, ये याद रखना, मुड़ते भी है और प्रतिक्रिया देने का कार्य करते हैं बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि ये सभी बच्चों को ये बात समझ में आया होगा कि रासायनिक नियंत्रण क्या है और गतियां क्या है। उसके बाद हम लोग इनका बच्चों जैसे में एग्जाम्पल के रूप में जानेंगे, और एग्जाम्पल के रूप में बच्चों फोटोट्रोपिज्म की बात करें, 3 एग्जाम्पल पर हम लोग बात करें, 4 एग्जाम्पल पर बात करेंगे बच्चों। और 4 में पहला है फोटोट्रोपिज्म जो प्रकाश की ओर मुड़ना बच्चों। दूसरा है जियोट्रोपिज्म यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर मुड़ना या विरुद्ध उनके विरुद्ध में मुड़ना बच्चों। तीसरा है थियोगोट्रोपिज्म जो स्पर्श पर प्रतिक्रिया करता। और चौथा है बच्चों हाइड्रोट्रोपिज्म जो जल की ओर मुड़ना बच्चों। ये याद रखना, इसका 4 एग्जाम्पल की बात की बच्चों, जो एक प्रकाश की ओर मुड़ेगा, एक गुरुत्वाकर्षण की ओर बच्चों, एक स्पर्श पर प्रतिक्रिया करेगा, और लास्ट में जल की ओर मुड़ना बच्चों। ये याद रखिएगा, इसका 4 एग्जाम्पल पर हम लोग बात किए। पहला फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, या बच्चों कह सकते हैं थिग्मोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म की पर हम लोग बात किए बच्चों। उम्मीद है कि ये भी आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये भी क्वेश्चन आप सभी बच्चे नोट भी कर लिए होंगे, और ताकि बच्चों आप एग्जाम में बेहतरीन कर सके बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों। अब मैं बात करूं बच्चों, तांत्रिका तंत्र के कार्य पूछा गया। किसका कार्य बच्चों? तांत्रिका तंत्र का कार्य पूछा गया। क्या होता तांत्रिका तंत्र का कार्य बच्चों? आइए हम लोग जानेंगे बच्चों। तांत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य इस प्रकार है। किस प्रकार, जरा हम लोग एक एक करके देखेंगे बच्चों किस प्रकार है। तो आइए हम लोग जानेंगे बच्चों। उद्दीपन को ग्रहण करना पहला याद रखिएगा कार्य है। दूसरा संदेश को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, यह दूसरा कार्य है। तीसरा संदेश का विश्लेषण और प्रतिक्रिया करवाना बच्चों, तीसरा कार्य है। और शरीर की क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण कराना, ये चौथा कार्य है। किसका? तांत्रिका तंत्र का बच्चों। तो आप सभी बच्चे से जब ये बात पूछा जाए कितना कार्य है, तो हम लोग कह सकते हैं तांत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य इस प्रकार है। पहला उद्दीपन को ग्रहण करना, संदेश को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, तीसरा संदेश का विश्लेषण और प्रतिक्रिया करवाना, और चौथा है शरीर की क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण कराना। यह भी बात आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। अब बच्चों मैं बात करूं, ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो बिहार बोर्ड में वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में आपको जवाब देना बच्चों। आइए क्या कहता है, तांत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है। आपसे पूछा गया कि तांत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है। मैं बताऊं बच्चों इसका आंसर कि तांत्रिका उत्तक उद्दीपन को ग्रहण कर उसे विद्युतीय, याद रखिएगा, संदेश में बदलता है बच्चों। याद रखना, संदेश में बदलता है, और न्यूरॉन द्वारा बच्चों, याद रखना, आप सभी बच्चों को न्यूरॉन के बारे में तो पता है बच्चों, न्यूरॉन द्वारा पूरे शरीर में तेजी से पहुंचाकर प्रतिक्रिया उत्पन्न कराता बच्चों। तो याद रखना, जैसे ही वो बदल जाएगा तो और न्यूरॉन क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा मेरे प्यारे बच्चे, और रिसीव करके पूरे शरीर में तेजी से पहुंचाकर वो अपना रिजल्ट देने का काम करेगा, अपना प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है बच्चों। तो आपको ये बात पता चल गया कि तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य कर रहा है। ये बात आप सभी बच्चों को पता चल गया बच्चों, किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं बात करूं बच्चों, अब मैं बात करूं क्वेश्चन पर कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। मधुमेह के बारे में आपको बताएं, इंसुलिन बच्चों, याद रखना, इंसुलिन इसका याद रखिएगा, दवा की हम लोग बात की तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा बच्चों, मधुमेह रोग के बारे में हम चर्चा इससे पहले भी किए थे। आइए हम लोग जानेंगे बच्चों, यदि इंसुलिन हार्मोन का स्राव यानी उचित मात्रा में नहीं हो तो, याद रखना बच्चों कि कहता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है बच्चों। आप समझते हैं इस बात को कि इंसुलिन का स्रावन अधिक मात्रा में ना हो तो याद रखिएगा कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह नामक रोग हो जाता। ऐसे रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा असंतुलित हो जाती है बच्चों। ऐसे रोगी के साथ क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा असंतुलित हो जाती है, और मधुमेह का उपचार इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? कह सकते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा किया जाता है बच्चों। इससे मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक तो नहीं होगा,
यानी जब इंजेक्शन दिया जाएगा बच्चों तो अस्थायी रूप से ठीक तो नहीं होगा बच्चों, मगर इस बीमारी को उचित प्रबंध द्वारा नियंत्रित में रखा जाएगा, यानी इसको कंट्रोल में रखा जाएगा। परमानेंट ठीक होने की बात हम लोग नहीं कर सकते बच्चों, मगर याद रखिएगा बच्चों इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बच्चों? कंट्रोल में किया जा सकता। तो उम्मीद है कि ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा और ये सभी बच्चे नोट भी किए होंगे इस क्वेश्चन को। बच्चों याद रखिएगा वही क्वेश्चन आपसे कराया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी बच्चों। आइए बच्चों उनके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे। आपसे पूछा जाएगा आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है कैसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी है। आइए हम लोग जानते हैं बच्चे, आयोडीन की कमी से गंगा नामक रोग, या कह सकते हैं बच्चों हम लोग इस नाम से जानते हैं बच्चों, गंगा नामक रोग होता है। ये बात आप जान सकते हैं। जब मनुष्य में आयोडीन की कमी होती है, जब मनुष्य में क्या होगा बच्चों, आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि अधिक फैल जाती है। जो बच्चों थायरॉक्सिन हार्मोन बनाएगा तो बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि जो होता है वो अधिक फैलाव हो जाता है, उसका फैलाव बहुत तेज यानी ज्यादा हो जाता है बच्चों, जिसके कारण से मानव का गला फूल जाता है और जिससे घेघा कहा जाता है बच्चों। याद रहेगा ये बात हम आपको वन शॉट में पढ़ाए थे बच्चों, घेघा के बारे में चर्चा किए थे। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि आयोडीन के कमी से होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि का अधिक फैलाव हो जाता है, जिसके कारण मानव का बच्चों याद रखना गला फूल जाता और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, घेघा कहा जाता है बच्चों। तो क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया कि आयोडीन की यानी आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी और कैसे होता है बच्चों, ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करूं बच्चों, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है बच्चों। आप सभी बच्चों को मालूम होगा बच्चों कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है बच्चों, कौन हार्मोन सहायक। तो आइए बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं मनुष्य के चीनी के पाचन में इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक होता है। याद रखना बच्चों कौन सा हार्मोन, इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक माने जाते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं बच्चों। जो अग्नाशय से स्रावित होता है बच्चों, कहां से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। उसके बाद मैं बात करूं इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि मनुष्य के चीनी के पाचन में इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक होते हैं जो अग्नाशय से स्रावित होता है और इस हार्मोन की कमी से बच्चों मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्या ये बात आपको पता है बच्चों? इसका चर्चा हम अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे बच्चों कि किसके कमी से बच्चों ये मधुमेह नामक रोग होता है। तो ये बात का चर्चा हम अभी तुरंत किए बच्चों, किसके कमी के कारण होती है ये भी बात हम लोग कर चुके हैं। तो आपको पता चल गया इसके कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, मधुमेह नामक रोग हो सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट किए होंगे बच्चों और सभी बच्चे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देंगे सभी बच्चे। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन एवं वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम लिखे बच्चों। और ये भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बच्चों, कई वर्ष पूछा गया ये क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा बच्चों। तो मैं बात करूं इस क्वेश्चन पर, क्या है ये क्वेश्चन, कहता है पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन बच्चों याद रखना और जिब्रेलिन्स है बच्चों, याद रखना दो हार्मोन है बच्चों, ऑक्सिन और जिब्रेलिन है। और याद रखना वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में बच्चों पौधों में बच्चों याद रखिएगा, आपको हम अभी बात किए थे ए बी और बच्चों याद रखना ए, ये एसिडिक फॉर्म में होता है, एबिसिक एसिड पाया जाता है बच्चों, जिसको हम लोग एबीए के रूप में भी जानते हैं बच्चों। और याद रखना ये कहां पाया जाएगा, पौधों के रूप में पाया जाएगा, जो इसी नामों से बच्चों जाने जाते हैं, इसी नामों से चर्चित है बच्चों, याद रखिएगा। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि पौधों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन और याद रखिएगा जिब्रेलिन है और वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में बच्चों पौधों के अंदर
जो एसिड पाया जाता है ये कार्य करता है बच्चों, तो याद रखिएगा सभी बच्चे। तो ये भी बात आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को आप लोग जाने होंगे बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि बच्चों याद रखिएगा ये एसिड के कारण बच्चों ये एसिड पाया जाता है इसके अंदर। आइए बच्चों हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की यानी नामांकित संरचना बनाई बच्चों। आप सभी बच्चों को ये स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों। यहाँ आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बच्चों, और ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों। तो आप कह सकते हैं बच्चों इस स्ट्रक्चर को बनाना हो तो आप सभी बच्चे इस प्रकार से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, जो आसानी से आप लोग सभी बच्चे इस स्ट्रक्चर को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हमें नहीं लगता आप सभी बच्चों को होगा। ये बच्चों आप स्ट्रक्चर इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों क्या आप सभी बच्चे बना लेंगे? उम्मीद है कि बच्चों आप सभी बच्चे बना लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस स्ट्रक्चर को आसानी से बना लेंगे बच्चों, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी बच्चों। और यही है बच्चों, याद रखना, यहां हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आप सभी बच्चे ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। चलिए, ये रहा बच्चों आप लोगों का एक स्ट्रक्चर है बच्चों, और ये स्ट्रक्चर सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। इस प्रकार से बच्चों आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, और यहाँ बच्चों सबका नामकरण भी किया गया है बच्चों। आप सभी बच्चे नामकरण भी कर लेंगे बच्चों। डेंड्राइटस की बात करें और डेंड्रन की बात करें, साइटन की बात करें, ये सब बच्चों याद रखिएगा। ये हिस्सा को हम लोग क्या कहेंगे? डेंड्राइटस के रूप में जानते हैं बच्चों। और यहाँ जो बच्चों याद रख रहा है, ये हिस्सा को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? डेंड्रन के रूप में जानेंगे। ये हिस्सा जो यहाँ पाया जाएगा बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे? साइटन के रूप में। और यहाँ आपको केंद्रक दिख रहा होगा बच्चों, क्या दिख रहा होगा? केंद्रक दिख रहा होगा बच्चों। और यहाँ का हिस्सा को हम लोग एक्सोन के रूप में जानेंगे बच्चों। और उनके बाद ये जो हिस्सा आपको वहां बना के दिखाए बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? न्यूरिलेमा के रूप में जानेंगे बच्चों। उनके बाद बच्चों ये जो आपको पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा, इसको क्या कहेंगे बच्चों? रेनवियर की नोड के रूप में जानेंगे बच्चों। और एक याद रखिएगा, यहां जो दिखता होगा इसको हम लोग मज्जा के रूप में जानते हैं बच्चों। किस रूप में? मज्जा के रूप में जानते हैं। हमें उम्मीद है कि बच्चों आप सभी बच्चे इस डायग्राम को आसानी से ड्रॉ कर लेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगी बच्चों। और ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया है कई बार बच्चों, याद रखिएगा। अब बच्चों मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों, और याद रखिएगा ये 5 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, क्या लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, और ये लॉन्ग क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा। आइए हम लोग बात करेंगे, जब एड्रीनलिन हार्मोन रुधिर से मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रियाएं होती है? जब ये बच्चों रुधिर हार्मोन से मिल जाता है तो शरीर में कौन सी क्रियाएं देखने को मिलती है बच्चों? आइए हम लोग बात करते हैं कि एड्रीनलिन हार्मोन एक आपातकालीन हार्मोन है बच्चों। ये याद रखना, ये आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाने जाते हैं बच्चों, जो अधिविक्र ग्रंथि की बात करें बच्चों के मेडुला भाग से स्रावित होता। किस भाग से बच्चों? मेडुला भाग से स्रावित होता है। यह किसी भय, तनाव, क्रोध, उत्तेजना और आकस्मिक स्थिति में बच्चों शरीर को तुरंत, याद रखिएगा, फाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है बच्चों। याद रखना, तुरंत ये फाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार कर देता। तो आप कह सकते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा क्या अनुक्रिया देती है, तो आपको पता चल गया क्या अनुक्रिया देती है। भय की बात करें, तनाव की बात करें, क्रोध की बात करें और उत्तेजना, इन सब के लिए बच्चों याद रखिएगा शरीर तुरंत, याद रखना बच्चों, फाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है बच्चों। तो आप सभी बच्चों को ये बात पता चल गया, शरीर में क्या अनुक्रिया ये देने का कार्य, जब ये रुधिर के साथ मिल जाए तो आपको पता चल गया। ये याद रखिएगा, भय, तनाव, क्रोध, उत्तेजना को बच्चों शरीर तुरंत क्या करता है, इसका रिप्लाई देता है। और वो याद रखिएगा बच्चों, ताकि तैयार करता, ताकि उनसे याद रखिएगा लड़ सके बच्चों। हमें उम्मीद है
कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया होगा बच्चों। और बच्चों बात करें इसके अंदर कि जब यह हार्मोन रक्त में मिलता है तब शरीर में कई प्रकार के त्वरित शारीरिक परिवर्तन होते हैं। याद रखिएगा, जैसे ये मिलता है तो याद रखिएगा शरीर के अंदर कुछ बदलाव तुरंत दिखने लगता है बच्चों। और याद रखना, इसी हार्मोन के मिलने से शरीर के अंदर बहुत सारी परिवर्तन भी देखने को मिलती है बच्चों। तो याद रखना, उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे बच्चों। आप सभी बच्चे नोट भी कर लिए होंगे। और याद रखिएगा, आपसे 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में जाने जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद बच्चों याद रखिएगा, कुछ बात इसी से आपको पूछा जाएगा कि हृदय पर प्रभाव क्या डालेगा, या आपसे श्वसन तंत्र पर प्रभाव क्या डालेगा। आपसे पूछेगा बच्चों, ये जो होगा बच्चों, जब मिल जाएगा रक्त के साथ, रुधिर के साथ मिल जाती है, तो क्या प्रभाव हृदय में होगा बच्चों, और क्या प्रभाव श्वसन के ऊपर पड़ेगा बच्चों। तो आइए हम लोग दोनों प्रभाव की बात करते हैं बच्चों। तो हम सबसे पहला, हृदय पर प्रभाव क्या पड़ेगा। हृदय की धड़कन अचानक से तेज हो जाएगा बच्चों, तेज हो जाती है, पहला पॉइंट। रक्त का संचार यानी परिसंचरण तंत्र पूरे शरीर में तेजी से होने लगती है बच्चों, याद रखिएगा, जब वो रक्त के साथ मिलता है। और तीसरा बच्चों याद रखना कि रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशियों को अधिक रक्त और ऊर्जा मिलती है बच्चों। तो आप कह सकते हैं रक्त यानी चाप बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशियों को अधिक रक्त एवं ऊर्जा मिलने लगती है बच्चों। तो याद रखिएगा, हृदय पर प्रभाव ये 3 दिखने लगा था बच्चों। और दूसरा, श्वसन तंत्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो कहेंगे सांस लेने की दर बढ़ जाती है बच्चों। और दूसरा, फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ जाता बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों कि आपसे पूछ दे कि जब रक्त के साथ मिलता है तो क्या अनुक्रिया देती है, तो याद रखिएगा कि हृदय पर भी प्रभाव पड़ेगा और श्वसन तंत्र पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा बच्चों। हमें उम्मीद है कि ये भी बात सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। अब बच्चों मैं बात करूं कि नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखे। आइए बच्चों हम लोग जानेंगे मेल और फीमेल जो हार्मोन है बच्चों, उनका नाम और उनके कार्यों के बारे में पूछा गया। क्या उनका नाम होगा और क्या उनका काम होगा। याद रखिएगा आप सभी बच्चे कि आप सभी बच्चों को यह मालूम होगा कि नर के अंदर बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में हम लोग क्या किसको मानेंगे, ये विरिसन को मानेंगे। फीमेल बॉडी के अंदर बच्चों याद रखिएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में किसको मानेंगे बच्चों, अंडाशय को हम लोग मानते हैं बच्चों। ये बात आप सभी बच्चों को मालूम होगा बच्चों, ओवरी को मानते हैं। आइए हम लोग इन दोनों बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला हार्मोन की बात करेंगे, दूसरा कहां बनता है बच्चों, कहां बनता है, और इसका कार्य पूछा गया आपसे बच्चों। तो हम लोग ऐसे आप लोग कर भी लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो इस बातों को समझने में बच्चों। आइए हम पहला बात करेंगे बच्चों, टेस्टोस्टेरोन जो नर में पाया जाएगा। और ये याद रखिएगा, वृषण की बात करें कहां बनता है बच्चों, तो कहेंगे वृषण के अंदर बनता है। मगर इसका क्या काम है, पुरुष लैंगिक लक्षण और शुक्राणु का निर्माण करेगा बच्चों। याद रखिएगा, जो टेस्टोस्टेरोन जो नर में पाया जाएगा बच्चों, और याद रखिएगा नर में कहां, वृषण के अंदर बच्चों। और इसका काम क्या है, पुरुष लैंगिक लक्षण और शुक्राणु निर्माण का कार्य करेगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, सभी बच्चे समझ रहे हैं इस बात को। आइए दूसरा पॉइंट पर हम लोग चर्चा करें कि एस्ट्रोजन जो मादा के अंदर पाया जाएगा, और ये मादा के अंदर बच्चों कहां, कहेंगे अंडाशय यानी ओवरी के अंदर बच्चों। और याद रखना, स्त्री लैंगिक लक्षण या मासिक धर्म, याद रखिएगा मासिक धर्म नियंत्रण के रूप में जाने जाते हैं बच्चों, या कह सकते हैं बच्चों कि ये मासिक चक्र के रूप में बच्चों नियंत्रण करने का कार्य करेगा बच्चों। और बच्चों मैं बात करूं तीसरा, याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन जो मादा के अंदर पाया जाएगा, मादा के अंदर भी बच्चों अंडाशय के अंदर, और ये इनका भी काम बच्चों याद रखिएगा क्या है, गर्भावस्था बनाए रखना और यानी बच्चों गर्भाशय की परत बनाना बच्चों। किसका काम है, तो आप सभी बच्चों को पता चल गया, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर एक हार्मोन जिसको कहेंगे बच्चों प्रोजेस्टेरोन के रूप में आप कह सकते हैं बच्चों। याद रखना, फीमेल बॉडी की बात मैं करूं बच्चों, तो यह है फीमेल बॉडी का बच्चों, याद रखिएगा फ्लोपियन ट्यूब। ध्यान से सुनना मेरी बातों को बच्चों, ये याद रखिएगा फीमेल बॉडी है बच्चों। फीमेल बॉडी का बच्चों याद रखिएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में, या कह सकते हैं बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में हम लोग जानते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा ये है बच्चों क्या, ओवरी। याद रखना बच्चों, और ये 2 ओवरी पाई जाती है, और इसी ओवरी के द्वारा बच्चों याद रखिएगा अंडा, ये ओवरी की बात करें बच्चों। और एक के अंदर बच्चों याद रखिएगा कह सकेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और याद रखना इसका काम है बच्चों, याद रखना कुछ और नहीं बल्कि याद रखना स्त्री लैंगिक लक्षण और मासिक धर्म नियंत्रण करने का काम करेगा बच्चों। और याद रखिएगा अंडाणु ओवम भी बनाने का काम करेगा बच्चों। क्या करेगा, ओवम भी बनाने का काम करेगा बच्चों।
उनके बाद बच्चों याद रखिएगा गर्भावस्था बनाए रखना और गर्भाशय की परत बनाने का काम भी बच्चों करेगा कौन, याद रखिएगा किनके, ओवरी। ओवरी से बच्चों कौन सा हार्मोन स्रावित होती है, कहेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन। तो एक नर के लिए बच्चों और एक मादा के लिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जब आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य, तो आप सभी बच्चे कहेंगे कि नर के अंदर बच्चों टेस्टोस्टेरोन जो विरिसन में पाया जाए, विरिसन के अंदर बच्चों, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बच्चों अंडाशय के अंदर, और सबका काम हम एक एक करके पढ़ा दिया आप सभी बच्चों को। आइए बच्चों हम लोग बात करें, अब बात करें आपके सामने बच्चों मानव मस्तिष्क का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए बच्चों। तो आप सभी बच्चे इस डायग्राम को बना लेंगे बच्चों, और ये उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस डायग्राम को बनाएंगे बच्चों। ऊपर आपको जो दिख रहा होगा बच्चों, इस प्रकार से जो दिख रहा होगा, ये क्या है बच्चों, याद रखिएगा प्रमस्तिष्क के रूप में जाने जाते हैं बच्चों। और यहाँ याद रखिएगा कपाल पाए जाते हैं बच्चों। 3 लेयर या जो अंदर होता है उसके लगा के 4 लेयर की हम लोग बात करते हैं, इस प्रकार के लेयर है बच्चों, और इसको हम लोग कपाल के रूप में जानते हैं। उनके बाद आप सभी बच्चों को मालूम होगा बच्चों कि इस साइड आपको ये जो हिस्सा दिख रहा होगा, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा होगा बच्चों, और ये कौन सा हिस्सा है बच्चों, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका है हिस्सा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है बच्चों। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं, यहाँ जो बच्चों याद रखिएगा इसके अंदर की बात करें बच्चों, याद रखिएगा ये हाइपोथैलेमस होता है बच्चों। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। मगर हाइपोथैलेमस के अंदर बच्चों याद रखना ये सब अंग को कंट्रोल करने का, और वो कंट्रोल करता बच्चों तो अग्र मस्तिष्क के अंदर होता। कहां होता, अग्र मस्तिष्क के अंदर होता। तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात को समझेंगे कि याद रखिएगा जो हाइपोथैलेमस होता है इसके अंदर बच्चों याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे, और याद रखिएगा उसके साथ साथ बच्चों उनके बाद ये हिस्सा में हम लोग कहेंगे बच्चों इसके अंदर पोन्स होगा, मेडुला होगा, और ये पोन्स और मेडुला किसके अंदर होगा, पश्चिम मस्तिष्क के अंदर होगा बच्चों। किसके अंदर होगा, पश्चिम मस्तिष्क के अंदर होगा। उनके बाद बच्चों यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ये है याद रखिएगा अनुमस्तिष्क बच्चों। क्या है, अनुमस्तिष्क। तो उम्मीद है कि ये बात सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो या कह सकते हैं बच्चों ऊपर की ओर आपको ये जो हिस्सा दिख रहा होगा ये कौन सा, प्रमस्तिष्क है बच्चों। यहां याद रखिएगा 3 प्रकार के लेयर आपको दिख रहा है जो कपाल की बात करता है। यहां जो है बच्चों ये मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। और बच्चों याद रखना ये जो ये पोर्शन है इसमें हम लोग कह सकते हैं बच्चों हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। और याद रखना हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि याद रखिएगा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका है बच्चों, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। मगर याद रखना पोन्स और मेडुला की बात करें बच्चों ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। और याद रखना यहां जो आपको दिख रहा होगा बच्चों जिसमें मेरु रज्जु की बात करते हैं, और ये याद रखना ये हिस्सा मेरु रज्जु का है, ये हिस्सा। और उनके बाद अनुमस्तिष्क, ये हिस्सा हम लोग क्या कहेंगे, अनुमस्तिष्क का हिस्सा है बच्चों। उम्मीद है कि ये भी बात आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब बच्चों मैं बात करूं बच्चों कि मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें बच्चों। आपसे पूछा जाएगा मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करने को कहा जाएगा बच्चों, तो आप आसानी से इसको 5 नंबर में आप लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे बच्चों। कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछे जाएंगे यहां से क्वेश्चन। और याद रखना प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में बच्चों। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। कैसे, जरा आइए समझेंगे बच्चों। कहता मानव मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। क्या होता है बच्चों, नियंत्रण केंद्र है बच्चों। यह खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है, यानी जो हमारा खोपड़ी है बच्चों इसके द्वारा सुरक्षित रहता है, और 3 आवरणों द्वारा ढका रहता। कितने आवरणों द्वारा ढका रहता बच्चों, 3 आवरणों द्वारा ढका रहता। कितने आवरणों द्वारा बच्चों, 3 आवरणों द्वारा ढका रहता है। और मस्तिष्क मुख्यतः तंत्रिका उत्तक से बना होता है। जो मस्तिष्क है बच्चों ये याद रखिएगा मुख्यतः किससे बना रहता, तंत्रिका उत्तक से बना होता है। और कह सकते बच्चों इसका भार लगभग 1.3 से लेकर याद रखिएगा 1.5 किलोग्राम देखने को मिलेगा बच्चों। तो क्या उम्मीद है कि ये बात सभी बच्चे को समझ में आया। हमें उम्मीद है कि ये बात आप सभी बच्चे आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बच्चों। उनके बाद बच्चों याद रखिएगा इनके 3 भाग होते, तीनों भागों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर मस्तिष्क की बात करें, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है बच्चों। अगर मस्तिष्क की जब हम लोग बात करते हैं, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है बच्चों, याद रखना। अगर मस्तिष्क जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और दूसरा बात करेंगे बच्चों सेरिब्रम की बात करेंगे बच्चों। और याद रखना ये काम है बच्चों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग एवं जटिल भाग माने जाते हैं। दूसरा बच्चों याद रखिएगा 2 गोलार्ध में विभाजित होता कौन बच्चों, सेरिब्रम की बात करें। और याद रखना ये सोच, स्मृति, सिखाना बच्चों, कल्पना करना, बुद्धि और निर्माण, भावनाएं और इंद्रिया ज्ञान का
नियंत्रण कौन करता है, तो हम लोग कहेंगे सेरिब्रम करेगा बच्चों। और तीसरा थैलेमस की बात करें जो इसी का हिस्सा है बच्चों, अगर मस्तिष्क का हिस्सा है, याद रखिएगा दूसरा थैलेमस, और यह सभी संवेदी सूचनाओं का रिले केंद्र माने जाते हैं बच्चों। और तीसरा जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस भूख लगना, प्यास, तापमान नियंत्रण, नींद तथा हार्मोनल गतिविधियों का नियंत्रण कौन करेगा बच्चों, हाइपोथैलेमस। और यह हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का। तो कहेंगे फोर ब्रेन के अंदर बच्चों याद रखिएगा तीन बातों पर चर्चा किए, सेरिब्रम पर बात किए, थैलेमस पर बात किए, और हाइपोथैलेमस पर बात किए, और सेरिब्रम का क्या काम है इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, थैलेमस का क्या काम इस पर बात कर चुके हैं, हाइपोथैलेमस का क्या काम इस पर हम लोग बात कर चुके हैं बच्चों। उम्मीद है कि ये भी बात आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये ब्रेन का पहला भाग की हम लोग बात कर चुके हैं। अब आइए ब्रेन का दूसरा भाग और तीसरा भाग की हम लोग बात करें बच्चों। तो मध्य भाग की बात करें बच्चों, ब्रेन का और मध्य भाग का क्या काम है बच्चों, यदि कह सकते हैं यह अग्र और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ता है। जो मध्य भाग है बच्चों ये अग्र और याद रखिएगा पश्चिम मस्तिष्क को आपस में जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करता है बच्चों। और कह सकते हैं दृष्टि और श्रवण से जुड़े प्रतिवर्तों का नियंत्रण करना भी कौन करेगा बच्चों, मध्य मस्तिष्क करेगा। और याद रखना बच्चों तीसरा पश्चिम मस्तिष्क की बात करें बच्चों, किसका बात करें, पश्चिम मस्तिष्क की बात करें, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे सेरिबेलम की बात हम लोग करें तो याद रखना बच्चों शरीर का संतुलन हो, चाल ढाल हो, या तथा मांसपेशीय समन्वय को नियंत्रित करना हो, तो ये पश्चिम मस्तिष्क करेगा बच्चों। और मेडुला के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है बच्चों, तो कहेंगे इसका काम है हृदय गति, शोषण, पाचन, छींक, खांसी आदि जीवन निर्वाह क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम कौन करेगा, तो पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है मेडुला, और इनके द्वारा किया जाएगा। और पोन्स की बात करेंगे बच्चों तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। तो आप सभी बच्चे कहेंगे कि पश्चिम मस्तिष्क का सेरिबेलम हो जाएगा बच्चों, सेरिबेलम की बात करेंगे। उनके बाद हम लोग बात करेंगे मेडुला की बात करेंगे, उनका पोन्स की बात करेंगे, और सबका अलग अलग काम। तो आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया कि ब्रेन का तीन भाग बच्चों, जिसमें हम लोग अग्र भाग की बात किए, मध्य मस्तिष्क की बात किए, पश्चिम मस्तिष्क की बात किए, और सभी मस्तिष्क के अंदर बच्चों सभी कामों पर भी हम लोग बात किए। उम्मीद है कि ये भी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बच्चों। उनके बाद बच्चों ये आप लोगों का बच्चों याद रखिएगा लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का बच्चों, जो कि आपको वीवीए पॉइंट सभी क्वेश्चन को करा दिया गया बच्चों। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर से बच्चों, उसको हम लोग एक एक करके देख लिए। उम्मीद है कि सभी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया, और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करेंगे बच्चों। और याद रखिएगा बच्चों इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा आप सभी बच्चे शेयर कर देंगे, ताकि और बच्चों भी इस लेक्चर का लाभ उठा सके बच्चों। और जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू है बच्चों, वो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे बच्चों, ताकि आप सभी बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके बच्चों। तो अब बच्चों ये तो सब्जेक्टिव का सीरीज हो गया आप लोगों के लिए बच्चों। वीवीए जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हम लोग कर चुके, यानी नियंत्रण और समन्वय पर बात कर चुके हैं बच्चों। अब इनका जो बच्चों हम लोग बात करेंगे, इनका बात करेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। उन सभी ऑब्जेक्टिव पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे बच्चों, एक एक करके उन सभी ऑब्जेक्टिव को कराएंगे बच्चों। तो फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत बच्चों।